तो जो यस सर। साइकोलॉजी है, हाँ, देखिए साइकोलॉजी क्या है, मैंने बताया था कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो कोई भी ह्यूमन है, जब हम उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कैसा वो सोचता है, कैसा वो समझता है, या कैसा उसका नेचर है, कैसा ये सारे जो बिहेव करता है वो अपनी लाइफ में, उसकी स्टडी करने वाले साइंस को साइकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन वो साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन पे बात करता है। बट अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ बात करें कि स्टडी ऑफ एथलीट बिहेवियर, स्टडी ऑफ एथलीट बिहेवियर, अगर स्पोर्ट पर्सन के बिहेवियर पे सिर्फ बात किया जाए तो उस पर्टिकुलर साइंस को हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चंस आया था कहाँ पे? DSSB के 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, और अभी जो आपका क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें पूछा गया था KVS या नवोदय में, मैंने ये क्वेश्चन देखा था। उसमें क्या पूछा था, जो साइकोलॉजी है, केवीएस में था सर। हाँ, साइकी वर्ड से लिया गया है। साइकी में जो स्पेलिंग चेंजेस किए गए थे, तो ऐसे पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ग्रीक वर्ड है और दूसरा लोगस है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है साइकी प्लस लोगस, जिसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है, सब अर्थ होता है विज्ञान। तो लोगस का अर्थ यानी कि आत्मा का जो विज्ञान था, पहले इसको हम आत्मा के विज्ञान से ही जानते थे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। बस आपको इतना समझना है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो साइकोलॉजी है आज इस समय, इसका जो करंट एरा में, ये किसका विज्ञान माना जाता है? बिहेवियर का। किसका? व्यवहार, बिहेवियर। व्यवहार का, ठीक है। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जब ये एक साइंस, एक मतलब एक सब्जेक्ट बन के, सब्जेक्ट के रूप में आया था, लोग स्टडी करते थे, तो इसको किसका विज्ञान माना जाता था? आत्मा का। तो आत्मा का विज्ञान। उसके बाद शायद मन मन या और चेतन। मस्तिष्क। मन का मन का विज्ञान, विकास, फिर चेतना का, चेतना का, और अभी ये किससे पर टिका हुआ है? व्यवहार पे। व्यवहार। बिहेवियर। ठीक है, इसको याद करने का, एक बार ये यूजीसी नेट के पेपर में आया था कि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जो मनोविज्ञान के बदलते स्वरूप है, उनका क्रम में बताइए, उनका क्रम क्या था, कैसे कैसे वो बदले, किस किस रूप में बदले। तो मैंने इसके लिए आपको एक आसान सा एक आपको ट्रिक दिया हूं, आसान सा ट्रिक याद रख लीजिएगा, आम चबा। हालांकि आम तो खाया जाता है, लेकिन यहां पर आपको आम चबाना है, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, आम को चबाना है। तो अगर आप साइकोलॉजी को याद करना चाहते हैं कि इसका बदलता स्वरूप किन किन स्टेजों से गुजरा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आम चबा। आ से क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान, म से हो गया मन का विज्ञान, च से हो गया चेतना का विज्ञान, और ब मतलब व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, समझ गए? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दोनों अलग अलग हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का डेफिनेशन पूछा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा जो अभी पूछा जा चुका है वो KM बर्न्स का पूछा गया है UPTGT 2011 में। इसके बाद एक पूछा गया है ब्राउन एंड मोकनी का, ये LT में पूछा गया था, LT वाले में पूछा गया था ब्राउन एंड मोकनी का, है ना। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया है, देखिए LT में ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। मैंने बताया है कि जब भी हम कोई डेफिनेशन को याद करते हैं, तो जैसे हमने किसी का डेफिनेशन पढ़ा, अब उनके डेफिनेशन में से जो हमको यूनिक चीजें लगी, हमने उस पर अंडरलाइन करके वो वर्ड वहां से निकाल लिया। हमने एक वर्ड ऊपर रख लिया, इनमें से हमें कोई नया वर्ड निकला या कोई नया लग रहा था, जैसे फाउंडेशन, तो हमने यहाँ लग दिया, है ना। उसके बाद हमको लगा यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सिंगर ने बोला साइकोलॉजी द सर्च ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो सर्च है, तो इस तरह से उन्होंने बोला। अब हमने क्या कर लिया, इन्हीं शब्दों को लेकर ऊपर वाले शब्दों को क्या कर लिया, एक मिला दिया, एक मतलब शब्द बना दिया, पूरा एक डेफिनेशन बना दिया। और इसके नीचे एक हमने सारे जो हमारे ये राइटर है, इनका हमने एक
कॉम्बिनेशन बैठा दिया। अब जो वर्ड जिसके सामने आ रहा था, जिस राइटर के सामने आ रहा था, हम वैसा उसके सामने इसको याद कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता रहता है यहाँ से, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए बहुत जरूरी है जानना, जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ साइकोलॉजी के बारे में। आपने देखा होगा पहला ही क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ था, पहला ही आपको, ये मैं बहुत पहले ही ये लिख दिया था, लेकिन आपका 2021 में जो एग्जाम हुआ था यूपी पीजीटी का, फिजिकल एजुकेशन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने की थी। पूछा गया था, किसी को याद है? तो रुडोल्फ गोएकल ने की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपी पीजीटी में। मैंने देखिए वन लाइनर मैंने बोला है कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिया होता है, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टीजीटी, यूपी एलटी इन सब का ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साइकोलॉजी के फादर कौन माने जाते हैं? विलियम वुंड। कम से कम 4-5 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले के एग्जाम में पूछे जाते थे बहुत तेजी से कि साइकोलॉजी के पिता जनक कौन है, तो साइकोलॉजी के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात आती है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो कार्लमैन ग्रिफ्थ है। ये भी एक बार पूछा गया DSSB में। अब नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक कौन है आपके? तो ईएल थॉर्नडाइक है। कौन है? ईएल थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने ही लॉज ऑफ लर्निंग दिया था। लर्निंग के बारे में, शिक्षा के बारे में साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया था। इन्हीं के द्वारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी खोजी गई थी। अब हम बात करेंगे आधुनिक साइकोलॉजी का जो जनक है। आधुनिक साइकोलॉजी यानी कि जो व्यवहार और मन का बात करता है, वह व्यवहार की जो बात हुई थी, वो उसके सबसे पहले जो साइकोलॉजी के जनक हैं वो हमारा सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड। तो बात देखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि विलियम वुंड ने सबसे पहले जो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी की स्थापना की थी लिप्जिंग में, वो कब किया था? तो 1879 में। ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब साइकोलॉजी के अंतर्गत हमें आना है नेक्स्ट, हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है लर्निंग। क्योंकि लर्निंग क्या है? साइकोलॉजी का एक पार्ट है कि इंसान का जो बिहेवियर है कि इंसान कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। तो लर्निंग क्या होता है, देखिए समझिएगा। साइकोलॉजी जब पूछेगा आपसे तो आपने क्या करना है? साइकोलॉजी आपसे पूछा तो आपसे ये पूछेगा, देखिए आपको ध्यान रखना है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और जुड़ गया है आगे जाकर, एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अगर आपसे लर्निंग की बात की जाए तो लर्निंग में आपको याद रखना है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो याद रखिएगा जब भी आप ये देखें कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी है, मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग है। समझ में आया? यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। समझ में आई बात? सिंपल सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लर्निंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले मान लीजिए आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में उतना नहीं जानते थे, क्लास ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो नॉलेज है, आपकी जानकारी है वो बढ़ रही है, तो अब आप जानकार बन रहे हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो आपका क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो यही आपके लिए क्या हो गया? लर्निंग है।
क्या है ये? सीखना। हाँ, सीखना। ठीक है। अब सीखने का भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो पूछा गया है लर्निंग का, बीएफ स्किनर का पूछा गया है, वुडवर्थ का पूछा गया है। ठीक है, तो गेट्स का अभी भी तो याद सर रखिए। 2021 में यही क्वेश्चन आया था, किसको बदलाव को कहते हैं अभी हाँ, टीजीटी। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर का जब मॉडिफाई होता है, परिवर्तन होता है, व्यवहार का परिवर्तन जब करते हैं, व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी है, व्यवहार का परिवर्तन लर्निंग है। ठीक है, इसको इस तरह समझ लीजिए। आइए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग या लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, या लर्निंग कितने टाइप्स की हो सकती है। जो हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, वो लर्निंग देखिए 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर लर्निंग। ठीक है, अगर लर्निंग का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इंसान का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? एक वो मेंटल को सही तरीके से अपने मेंटल का इस्तेमाल करके चीजों को सीखता है। दूसरा अफेक्टिव लर्निंग, अपने जब व्यवहार में, अब व्यवहार का मतलब क्या है? यहां व्यवहार का मतलब उसके इमोशन से है। ठीक है, उसके लव, अफेक्शन, ये जो आपके अंदर आता है ना, लालच, मोटिवेशन, तो ये सब जो चीजें आती है आपके अंदर, उसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये इमोशंस बेस्ड होता है। और एक आप जो सीखते हैं कोई भी चीज, वो साइकोमोटर बेसिक सीखते हैं। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स स्किल या कोई भी नया मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट जो आप सीखते हो, कोई भी मूवमेंट जो आप सीखते हो नया, वो किसके द्वारा होता है? साइकोमोटर के द्वारा होता है। उसको एक्शन बेस्ड कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपसे ना पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नवोदय में भी पूछा गया है और केबीएस में भी पूछा गया था कि अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है। आखिर आप किसको अफेक्टिव डोमेन कहेंगे? तो जब किसी के इमोशंस में बदलाव हो रहे हैं, एक्सप्रेशन में बदलाव हो रहा है, वो आपका क्या है? वो आपका अफेक्टिव डोमेन है। साइकोमोटर में क्या है? कोई भी आप मोटर लर्निंग बिहेवियर सीखते हैं, मूवमेंट का बिहेवियर सीखते हैं, वो आपका साइकोमोटर है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग। तो देखिए लॉज ऑफ लर्निंग आप जानते होंगे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आपको क्या जानने को मिलेगा, जो इसके अनदर नेम है, कि इनको और किस नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे या अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ आप ये जानते हैं लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉज ऑफ एक्सरसाइज, तो ये काफी नहीं है। इनके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए। तो लॉज ऑफ रेडीनेस को 3 नामों से जानते हैं। लॉज ऑफ मेच्योरिटी, माइंडसेट, ठीक है, या फिजिकल मेच्योरिटी नाम जानते हैं, या लॉज ऑफ माइंडसेट के नाम से जानते हैं, या माइंडसेट एंड मोटिवेशन, और या एक्शन टेंडेंसी, इसको हम लोग लॉज ऑफ एक्शन टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। लॉज ऑफ इफेक्ट जो होता है, लॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉज ऑफ इनोवेंस एंड प्राइज एंड ब्लेम। ठीक है, इस 3 के नाम से जानते हैं। देखिए पहले लॉज में क्या होता है कि थॉर्नडाइक ने बताया है कि इंसान दुनिया में कुछ भी सीखना चाहता है, बस वो 3 नियमों का अगर पालन करेगा तो वो जिंदगी में कुछ भी सीख सकता है, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो कोई भी लर्निंग या कोई भी पैटर्न हो। ठीक है, तो उन्होंने ज्यादातर फोकस किया और बताया कि सीखने के लिए बस इंसान को 3 बातों का ध्यान देना है, 3 सिद्धांतों का पालन करना है। पहला, लॉज ऑफ रेडीनेस। तो लॉज ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ भी सीखना होता है तो जब तक उस सीखने वाले का मन तत्पर नहीं होगा, उस सीखने वाले का मन तत्पर नहीं होगा या वह इंटरेस्ट नहीं लेगा सीखने के लिए किसी प्रकार का, तब तक वह किसी चीज को नहीं सीख सकता है, अच्छे से नहीं सीख सकता है, लर्निंग उसको अच्छे से नहीं आ सकती है।
जब तक सीखने वाले बंदे का खुद का मन नहीं है तब तक वह सीख नहीं सकता है। दूसरा होता है लॉज ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब क्या है कि सिर्फ आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, आप हमेशा क्रिकेट देखते हो, लेकिन क्या आपने कभी भी बैट खुद उठाकर प्रैक्टिस किया है बैट से? आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आपको बहुत पसंद है, आप टीवी में डेली देखते हो, बहुत सारे फेवरेट प्लेयर का खूब इंटरेस्ट लेते हो, बहुत सारे फेवरेट प्लेयर का आपने पूरा अपने घर में फोटो और पिक्चर लगा रखा है। बट आप ये बताइए कि जब तक आप खुद उठाकर बैट और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या वो चीज सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। दूसरा जो कहता है लॉज ऑफ एक्सरसाइज, इसको हम लोग लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं? लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि बार बार अभ्यास करने से है। लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? बार बार अभ्यास करने से मतलब होता है। तो जितनी बार अभ्यास करेंगे, इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर लॉ। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर ऊपर बेस्ड होता है कि जितनी बार हम अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना हमारा जो एरर होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज। जब हम एक्सरसाइज या जब हम किसी का अभ्यास करेंगे तो कौन सा चीज हमारे लिए यूज है, कौन सा डिसयूज है, ये बातें हमको पता चलेंगी, है ना। जी। तो ये आपका लॉज ऑफ एक्सरसाइज या लॉज ऑफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ इफेक्ट। हमने इंटरेस्ट लिया, तत्पर रहे सीखने के लिए, हमने खूब समय निकालकर अभ्यास भी किया। अब तीसरी बारी नंबर आती है लॉज ऑफ इफेक्ट की। तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि आप मेहनत भी कर रहे हो, इंटरेस्ट भी ले रहे हो, खूब मेहनत भी कर रहे हो, समय भी दे रहे हो, तो क्या आपके अंदर उससे रिलेटेड कोई बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब तक इसका सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिलेगा तब तक क्या हो जाएगा, हम आगे सीखने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। क्योंकि एक बात जानिए, पॉजिटिव रिजल्ट, अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो इसका मतलब क्या है? आपको पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा मोटिवेट करता है। ठीक है। तो लॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी इफेक्ट का प्रभाव ये हम बार बार चेक करेंगे कि जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें हमारा प्रोग्रेस का स्तर कितना ऊंचा उठ रहा है, जिससे हमको बीच बीच में क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लॉज ऑफ इनोवेंस भी कहते हैं इसको। प्रभाव में हम प्राइज एंड ब्लेम भी कहते हैं इसको। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है? तो देखिए, जब किसी इंसान को कोई चीज वो सीखने जाता है, अब उसी सीखे हुए चीज को जब हम किसी एक ग्राफ वगैरह पे, जब हम किसी सीखे हुए चीज को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर है कितना सीखा, स्तर सीखने का 1 2 3 4, तो पहले महीने में कितना सीखा। तो किसी के सीखने के स्तर को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व। क्या कहते हैं? जब किसी सीखने के स्तर को या उसकी मात्रा को या उसकी गति को एक चित्रमय तरीके से बनाया जाता है, एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। अब हम आते हैं लर्निंग कर्व कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, लर्निंग कर्व आपके टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व ये 3 से 4 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन मेनली जो हमें जानना है वो 3। यहां से आपका 2018 के यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर्व के बारे में। ठीक है। उसके बाद इसको और कहीं देखा नहीं गया ज्यादा क्वेश्चन इसमें से, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि हमारा पार्ट है तो पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व का मतलब क्या होता है कि जब इसको हम कॉनकेव कर्व को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कॉनकेव कर्व इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व।
स्टेटमेंट दे दिया यहां से, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, द कॉनकेव कर्व, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा कॉनकेव कर्व से संबंधित स्टेटमेंट सही है, उसका चयन करिए, ठीक है। तो द रेट ऑफ लर्निंग स्लो इन द बिगनिंग एंड बिकम फास्टर लेटर ऑन, ठीक है, ये दे दिया ऑप्शन बी। अब यहां पे आ गया ऑप्शन सी, इस तरह से आपको तो स्टेटमेंट आपको 3 यहां से दे दिया, 2 नीचे से दे दिया। अब आपसे बोला कि कॉनकेव कर्व से संबंधित कौन सा इसमें से उत्तर या स्टेटमेंट सही है, उसका चयन करिए। ऑप्शन ए बी सी दे दिया। देखिए जब आप ये थ्योरी मेरी बुक पढ़ेंगे ना, तो आप खुद से एक बार ना क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाला बनाकर छाटने की कोशिश करिएगा। अब 3 इसमें से ये दे दिया, सी यहां से कर दिया हमने, ए बी सी यहां से, और 2 हमने यहां से कर दिया, डी हमने यहां से कर दिया, ई हमने यहां से कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ दिया, नेट में पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपसे कहां पूछता है ऐसा, केवीएस नवोदय और डी ट्रिपल एस डी और पीएमआरएस में पूछेगा, ठीक है। अब ए बी सी सही है, सी डी ए सही है, बी सी डी सही है, इस तरह से पूछ दिया। तो आपको पता होना चाहिए पहले, इसी के लिए आपको डीप नॉलेज थ्योरी का होना चाहिए। आजकल के जो लोग तैयारी करते हैं, मैं बता दूं सच्ची बात कि इतना आसान क्वेश्चन पे अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभी कठिन क्वेश्चन लगाना शुरू नहीं किया है। आसान क्वेश्चन तो लगाते, आसान क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है ना, और पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर भी वही है, आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो वहां पे हमारे मन में एक झूठी कल्पना आ जाती है कि अरे यार हमको थ्योरी तो सब आ ही रहा है, अब हम थ्योरी क्यों पढ़े फालतू का, क्या मतलब है थ्योरी पढ़ने का, सब तो हम कर ही ले रहे हैं, इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन गलती नहीं हो रहा है। ये है भ्रम। क्या है ये? भ्रम। सभी लोग क्या कर रहे हैं, खाली रिपीटेड क्वेश्चन कॉपी और पेस्ट करते जा रहे हैं, उठा रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन, कहीं से पिछला उधर उधर, सब पूरे जितने भी लोग बना रहे हैं क्वेश्चन वाला चला रहे हैं, सब खाली कॉपी पेस्ट है। नया किसी ने अपने मन से कोई क्वेश्चन बनाया है तो बताइए, एक क्वेश्चन मुझे दिखा दीजिए कि जो कॉपी पेस्ट ना हुआ हो। अब बताइए मैं गलत बोल रहा हूं या सही बता रहा हूं? नहीं सर, सही बोल रहे हैं, क्विज में सब रिपीटेड क्वेश्चन चलते हैं। क्या फायदा उसको लगाने का? अब आपको, आप क्या होता है, उसी रिपीटेड क्वेश्चन को 10 बार लगा लेते हैं और आपको वो उसका क्या हो जाता है, उसके ऑप्शन याद हो जाते हैं, तो आपको प्रॉपर बन लगता जाते है हैं। कि बहुत बढ़िया आपका नॉलेज हो चुका है, आप बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं आप। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है। केवीएस में जाते हैं तो फिर हवा हो जाते हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको प्रैक्टिस करते हैं किसी और नंबर पे, किसी और चीज का, अब पूछा जाता है कोई और चीज। सही कह रहा हूं ना भाई? गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। अब इतना समझाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर भी लोग, अरे लोग आजकल ना, मैं सच बता रहा हूं, इतना ज्यादा मतलब 4 10 तो 20 तो 2005 क्वेश्चन लगा के रट क्या लिए हैं, उनको ये लगता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन में महारती हासिल हो गया हूं, मैं बहुत बड़ा महारती हो गया हूं फिजिकल एजुकेशन में। भाई इतने ही महारती हो गया तो जॉब क्यों नहीं निकाल के दिखाते हो? सही बात सर, 4 नंबर 5 नंबर से रुक जाता है। तो जब इतने महारथी हो गए आप, तो आप जॉब निकाल के दिखाओ, सीधी सी बात है, क्योंकि आदमी रिजल्ट मांगता है। ये हम लोगों ने अपने मन में गलत फहमी को पाल लिया है, बस सीधी सी बात है। कोई ऐसे प्रैक्टिस कराता है, जैसे मैंने आपको बताया किसी स्टेटमेंट से, देखिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। अगर मुझे पूछना हो कि लर्निंग कर्व से क्वेश्चन आपसे पूछना हो, और कॉनकेव मैंने पूछा कि इनमें से कौन सा अवतल कर्व से संबंधित सही वाक्य है, उसका चयन करिए। ए बी सी डी हमने ई बना के 2 अपने से, देखिए नीचे से दे दिया और 3 यहां से दे दिया। अब आप खोजते रहिए इसी में, अगर आप ठीक से इसके बारे में नहीं जानते हैं तो क्या आप इसको बता देंगे? कभी जीवन में नहीं बता पाएंगे। जी सर। तो भाई थ्योरी कहीं ना कहीं बेसिक्स हमारा अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स अच्छा नहीं होगा तो कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ऐसे ही जिंदगी भर तैयारी करते रहेंगे बेवकूफ बन के। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट करना, सबसे अच्छी चीज होती है ना कि ट्रस्ट करना, कि कहाँ पढ़े कैसे पढ़े, ठीक है।
मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूबर में इतने लोग आ गए हैं, खुद का एग्जाम तो निकल नहीं रहा है और दूसरे को पढ़ाने चल दिए हैं, कोचिंग खोल के पढ़ा रहे हैं, खुद का एक भी एग्जाम नहीं निकला अभी। भाई जिसने एग्जाम निकाला है वो ना आपको बताएगा कि क्या एग्जाम में क्या दिक्कत होती है, किन चीजों को वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना। जिन्होंने एग्जाम ही नहीं निकाला कभी, वो लोग कोचिंग चला के काम कर रहे हैं और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। पूरी मतलब पूरे हमने देख रहा हूं उस समय सब जगह यही चल रहा है। इतने ही होशियार हो तो आप क्यों नहीं एग्जाम कोई बताओ कि जिसको नौकरी मिलेगा सरकारी, तो वो सरकारी नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेगा। सही बात सर। चलिए, तो अब दूसरों की बातें हमें नहीं करनी है, हम अपनी बात करेंगे। बस मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूं, आपके चश्मे को साफ करना चाहता हूं। आपके चश्मे पर धुंधलापन आ गया है फिजिकल एजुकेशन को लेकर। हमारे, मैं बता रहा हूं, मेरे ही जो क्लास में बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं। ठीक है, आप फॉलो करिए, नए पैटर्न को सीखिए कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अभी लेटेस्ट केवीएस का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और जब केवीएस का एग्जाम आप देने जा रहे थे, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि ABCD वाले ऐसे ही ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा, उसको कैसे करना है, क्या तरीका होगा, मैंने वो सिखाया था। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को आसान चीजें समझ में आती हैं। उनको अगर थोड़ा कठिन बताएंगे ना तो उनको लगेगा अरे सर झूठ मूठ का खाली पका रहे हैं। जी चलिए सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हमें याद क्या रखना है कि जब प्रारंभ में सीखने की दर धीमी हो जाती है और बाद में क्या होता है, सीखने का दर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। पहले आपका सीखने का दर धीमा था और बाद में क्या हो गया, तेज हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्केव कहेंगे। पहले धीमा, ठीक है, पहले धीमा और बाद में तेज। और यही चीज अब हम उल्टा करते हैं, कॉन्वेक्स वाला करते हैं, तो पहले तेज और बाद में धीमा हो जाता है, तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये वाला भी पूछा जाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन कर्व, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आपको बता दूं, मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक दिया हूं, जिसका जिसका चाइल्ड साइकोलॉजी वाला भी आता है कहीं कहीं, जैसे आप किसी किसी एग्जाम में देखे होंगे CDP भी आती है, तो ये वाला आपका वहां काम करेगा। मैं आपको बता देता हूं, ये सब टॉपिक आपको CDP में पढ़नी है और यहां भी पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेस्ड मेथड। टेरेस्ड मेथड मतलब क्या होता है, जब सीखने का कोई दर ना फिक्स नहीं है कि कब आप तेज हो रहा है, कब स्लो हो जा रहा है, कब तेज हो रहा है, कब स्लो हो जा रहा है, तो व्हेन द पेस ऑफ द लर्निंग इज रैंडमली accelerated and sometime stopped, that is called step learning या टेरेस लर्निंग, सीढ़ीदार वक्र कहते हैं। आगे बात करते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्केव और कॉन्वेक्स का मिश्रण भी कभी कभी देखने को मिलता है, जिसको हम एस कर्व कहते हैं, ऐसे एस। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू कॉन्केव एंड कॉन्केव्स कर्व। इट लुक लाइक अ इंग्लिश लेटर एस। तो याद रखिएगा, एस कर्व में दोनों आता है आपका, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। एस शेप कर्व भी कहा जाता है। इन द बिगनिंग दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लर्नर एंड द लर्निंग मटेरियल एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट। इस पर डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में आपका स्लो होगा या तेज होगा या धीमा होगा या क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है प्लेट्यू इन लर्निंग। लर्निंग पे पठार कैसे आ जाती है, तो आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि भाई साहब देखिए, आप जब कोई चीज सीखना, मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा या मान लीजिए बाइक चलाना सीख रहे हैं आप, ठीक है, ये आपका मैंने नीचे दिया हफ्ता, सप्ताह, कितना सप्ताह में आप कितना आप सीख रहे हैं, यहाँ आपका लर्निंग का रेट है। ठीक है, यहाँ आपके लर्निंग का रेट है। तो अब देखिए, जो लर्निंग का रेट है यहाँ पर 1 लेवल, 2 लेवल, 3, तो पहले हफ्ते में आप कहाँ जा रहे हो, दूसरे हफ्ते में कहाँ जा रहे हो, तीसरे हफ्ते में कहाँ जा रहे हो, चौथे हफ्ते में, तो यही आपका जो ये कर्व बता रहा है। और यही जब आपका एक फाइनल, मतलब कि आप जब पूरी तरीके से सीख जाते हो बाइक चलाना,
आपको पूरी तरीके से आ गया, हर तरीके से आपका, तो आपका लर्निंग रेट क्या होगा ना, तो एक जगह आने के बाद ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब आपका स्ट्रेट लाइन स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया लर्निंग का गति, तो इसी को हम कहते हैं प्लेट्यू इन लर्निंग। अब इसको भी ब्रेक किया जाता है, ठीक है। खेलों में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोच के लिए कि खिलाड़ी का परफॉर्मेंस एक लेवल पर आकर रुक जाता है, अब आगे क्या, अब आगे नया क्या करेगा वो, ठीक है। अब बताइए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। लर्निंग कर्व बन जाता है, मतलब कोई खिलाड़ी बेस्ट, हमने उसको लेवल तैयार कर दिया, अब इंटरनेशनल मेडल जो जीत गया, अब लेकिन उसका लेवल और ऊपर नहीं जा रहा है, तो कैसे और ऊपर ले जाएंगे उसका लेवल। तो अभी क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए हम उसको उस टास्क से, उस लर्निंग स्किल से हटा देंगे, ठीक है। उसको किसी नई सिचुएशन में लर्निंग कराएंगे, उसको हटा के किसी और चीज में कराएंगे, फिर दोबारा से बाद में फिर उसको उसी चीज पर लाएंगे, उसके गेम में कुछ दिन उसको ब्रेक डाउन करा के किसी और चीज में उसको रखेंगे। तो इस तरीके से देखा जाता है कि लर्निंग प्लेट्यू जो होता है उसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। यहां से भी यूपीएलटी में क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, 2021 टीजीटी में भी था। हाँ। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है समझिएगा ध्यान से, कि जो चीज आपने पहले से सीखी हुई है, जो चीज आपने पहले से सीखी हुई है और अब आप कहीं और जाकर कोई नया चीज सीखने जा रहे हो, दोबारा आप कोई और कुछ सीखने जाते हो, तो जो पहले से सीखा हुआ चीज था वो उस पर किस प्रभाव से, किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि पहले से आपने जो मूवमेंट सीखा हुआ है और आगे जाके फिर कुछ नया सीखना चाहते हो मूवमेंट, तो पहले से सीखा हुआ चीज पर, बाद में सीखा हुआ चीज पर वो कैसा प्रभाव करता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। समझ में आ गया। अब देखिए यही जो पहले से सीखा हुआ चीज और बाद में सीखे हुए चीज को तीन प्रकार से मेनली माना जाता है। मेजर अगर पूछा जाए, मेजर मुख्य तरीके से तो तीन होते हैं, उसके अलावा भी और बाद में आते हैं, तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तीन जानते हैं। तो अगर पहले से कुछ हमने सीखा हुआ है और जब दूसरा कुछ सीखने जा रहे हैं, तो वहां पे पहले का सीखा हुआ चीज दूसरे के सीखने वाले में हमें प्लस पॉइंट बन के काम कर रहा है। क्या बन के काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। मतलब पहले से जो हमने सीखा हुआ था, जैसे पहले हम बैडमिंटन के प्लेयर थे और अब हमें सिखाया जा रहा है स्क्वैश या टेनिस। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, या टेनिस के प्लेयर थे, हमको सिखाया जा रहा है बैडमिंटन। तो पहले से हमने जो स्किल सीखा था स्मैश मारना, ठीक है, हमने सब सीखा हुआ था किस तरीके से मतलब करते हैं, तो हमें क्या कर रहा है, जो पहले का स्किल था वो बैडमिंटन के स्किल को सीखने में, गेल को खेलने में मदद कर रहा है, हेल्प करता है। तो जब मदद करता है तो उससे हम प्लस पॉइंट हमारे लिए होता है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसी को हम उल्टा कर देखेंगे कि जब हमको पहले से कोई चीज सिखाया गया था और अब हम नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो बार बार हम पहले वाले स्किल को रिपीट करते रहे उसी में, और हमको बाधा उत्पन्न हो रही, सीखने में दिक्कत हो रही, क्योंकि हमारा आदत वैसे ही बन गया है ना। हमारा आदत क्या बन गया है, नीट, ठीक है, तो वैसे ही बन गया है। तो इसे जब हमें पहले से सीखा हुआ स्किल में कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं और जब नया सीखने जा रहे हैं, तो पिछले वाला स्किल हमें दिक्कत, हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है सीखने में, मतलब दिक्कत कर रहा है, बार बार हमारा आदत ऐसा पड़ गया है, गलती हो जा रही है हमसे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब आपका बाधा उत्पन्न करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं, निगेटिव। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिखाया गया है कि आप आइस हॉकी के प्लेयर है, आइस हॉकी खेलते हैं आप। आइस हॉकी में आपको स्टिक हमेशा नीचे रखना पड़ता है, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि अब आप गोल्फ खेलिए, तो आइस हॉकी वाले प्लेयर गोल्फ नहीं खेल पाए, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है कि हमें ये हमारा जो वो बॉल होता है उसको नीचे होता है,
अब आपको बॉल हवा में उठाने का आदत नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जब आप सीखने जाएंगे, गोल्फ सीखने जाएंगे आइस हॉकी के प्लेयर, तो इनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इनका स्किल, इनका हैंड जो है वो अपने खेल में माहिर हो गया है, ये अपने खेल में एकदम माहिरता हासिल कर लिए हैं। तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब हमारा तीसरा होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, न्यूट्रल। इसमें क्या होता है, ना तो कोई मदद करे, हेल्प करे, और ना ही कोई बाधा उत्पन्न करे। तो जब किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना पैदा करे या किसी प्रकार बाधा भी ना कर रहा है, ना हेल्प कर रहा है, किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं डालता है पिछला सीखा हुआ अगला सीखने पर, तो इसको हम शून्य हस्तांतरण कहते हैं, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, जैसे आपके बॉडी का एक हिस्सा कोई स्किल सीख चुका है और आप अब क्या करना चाहते हो, अब आपने बॉडी के दूसरे तरफ हिस्से को भी वही चीज ट्रांसफर करना चाहते हो, वही स्किल ट्रांसफर करना चाहते हो। इसको हम कहते हैं बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिजिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई प्लेयर है, आपने देखा होगा, वो मान लीजिए राइट हैंड से स्मैश मारता है, लेकिन वह चाहता है कि वॉलीबॉल में अच्छा खेलने के लिए हमको लेफ्ट हैंड से भी हमको स्मैश सीखना पड़ेगा। तो अब सीखना पड़ेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वो अपने राइट हैंड को ब्लॉक कर लेगा और फिर लगेगा लेफ्ट से प्रैक्टिस करने। तो ये जो राइट वाले ने जो एक्शन सीखा था, अब उसका लेफ्ट वाला भी वही बॉडी पार्ट्स, वही एक्शन को राइट वाले ने ट्रांसफर किया लेफ्ट में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट से पूछा गया था एक बार यहां से कि बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, समझ गए? किसी को कुछ पूछना है, ना समझ में आया हो? देखिए सब आसान टॉपिक है, चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपको ना पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। जैसे स्टेटमेंट जब आता है तो आप गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि आप ना श्योर नहीं होते हैं, पक्के नहीं होते हैं अपने पढ़े हुए चीजों पर, कंफ्यूज हो जाते हैं। Am I right or wrong? राइट राइट सर। तो यही प्रॉब्लम होती है। तो आप पढ़े हुए चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपने क्या करना है कि पहले एक आपने जो पढ़ा हुआ है उस पर एक सही डिसीजन लो। सही डिसीजन कैसे लेंगे, वेरी स्ट्रांगली एग्री निकालो, वेरी स्ट्रांगली एग्री हो कि नहीं हो उसी स्टेटमेंट से। स्ट्रांगली एग्री मतलब या तो आप बहुत पॉजिटिव वे में जाओ या बहुत जो आपको खराब स्टेटमेंट लग रहा है उसमें जाओ, जितना आपको नॉलेज आपने पढ़ा हुआ उसके बेसिस पर। ठीक है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ये बहुत मुश्किल है। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग पर। अब थ्योरीज का मतलब क्या है, देखिए एक लॉज अलग होता है, लॉज में सिद्धांत बताए जाते हैं। सिद्धांत जो होता है वो साइंटिफिक नियमों का पालन करके चीजों को सिखाया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन किया जाता है, उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। थ्योरीज भी सिद्धांत के तहत आता है, लेकिन थ्योरीज में एक अच्छे से तरीका बताया जाता है, पूरा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका बताया जाता है कि अगर वो चीज आपको अचीव करना है तो कैसे आप उस चीज के क्या तरीका है उसको अचीव करने के, है ना। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हम देखेंगे कि किसी भी इंसान को कोई भी चीज सिखाने के लिए कौन कौन से थ्योरीज काम करते हैं, कौन कौन से नियम सिद्धांत आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लर्निंग करने के लिए 3 तरह की थ्योरीज दिए गए हैं। किसी को सिखाने के लिए 3 प्रकार की थ्योरीज दी गई है। सबसे पहला होता है बिहेवियरिज्म थ्योरी। बिहेवियरिज्म क्या होता है, जो कि हम व्यवहार में मॉडिफिकेशन करके सिखाते हैं। तो जब भी आपके व्यवहार में परिवर्तन किया जाएगा किसी चीज के द्वारा, किसी एक सिद्धांत के द्वारा, तो उसे कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है, और जब आपको सिखाया जाएगा, आप खुद का अपना दिमाग का यूज करके कोई चीज सीखते हो और नॉलेज को गेन करते हो और लर्निंग करते हैं,
ठीक है। तो जब आपका अपना दिमाग खुद का लगाकर मेंटल एप्टीट्यूड खुद का लगा के करोगे, यहां पर देखो आपको व्यवहार का परिवर्तन कैसे किया जाता है। यहां पर एक आपको कंडीशन दिया जाएगा। बिहेवियरिज्म में क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा। समझिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। अगर आप ये तीन चीज समझ गए, और जो आपके दिमाग में हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती, कौन सी थ्योरी कहाँ से पूछ देता है, मैं सच बता रहा हूं कि ये जो मैंने ये चार्ट बनाया है ना, जो बंदे ने अच्छे से तैयारी की होगी, जो बंदा बहुत अच्छे से एग्जाम वगैरह क्वालिफाई किया होगा, उसके लिए वो उसको ये चार्ट तुरंत समझ में आ जाएगा ये है क्या। मैं भी जब तैयारी करता था बहुत दिक्कत होती, समझ में नहीं आता था कि कौन क्या बात कर रहा है। ये बात करे साला उसमें चला जा रहा है, वो बात करे उसमें चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता थी कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो ये मैंने खुद के बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट किया। कई सारे किताबें पढ़ी, कई सारे वीडियोस देखा, गूगल पे देखा, तब जाकर मुझे समझ में आया कि ये जो लर्निंग का तरीका है वो तीन ही सिद्धांत है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि कॉग्निटिविज्म में जो सीखने का तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें मेंटल का यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंटल का यूज किया जाता है, दिमाग का यूज करके सीखते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, इसमें भी हम दिमाग लगाते हैं, लेकिन एक इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो दिमाग लगाते हैं जैसे हम कह सकते हैं रीजनिंग, इसमें क्या होता है मेंटल, मतलब कोई चीज आपको मिला तो इसमें आपका मेंटल, और जैसे आप इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, ये आईक्यू बताता है कि आपको पहले से कोई चीज पहले से पता थी और आपके सामने चीजें बिखरी हुई थी, तो आपने अपने नॉलेज के बेसिस पर उस चीज को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम बेस्ड होता है। ये लर्निंग कराने का तरीका क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड। आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, उस पर आप अपना दिमाग लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जब सीखते, एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं, तो यही कंस्ट्रक्ट किया आपने, नॉलेज को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रीजनिंग बेस्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिविज्म में मतलब क्या है कि जो आपने पढ़ा हुआ था पहले से, जो जानकारी है उसके बेसिस पर सिर्फ आपने इसको सही किया, मतलब अपने मतलब सीखा, अपने व्यवहार में थोड़ा सा वो लाया। लेकिन ये तीन तरीके हैं। और सब सही है, इसमें समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए बिहेवियरिज्म के अंदर तीन थ्योरी आती है। एक आता है क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब कि क्लासिकल का मतलब क्या है, एक सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, पुराना तरीका है किसी भी इंसान के व्यवहार को परिवर्तन करने का सबसे पुराना तरीका होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इस क्लासिकल कंडीशनिंग एक थ्योरी का टाइप है। इसके अंदर दो थ्योरी बताए गए थे, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी और लिटिल अल्बर्ट की थ्योरी जो थी, वो बेस्ड किस पर है, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। दूसरा सीखने का तरीका बताया गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट का मतलब क्या है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी और रिइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है। ये ऑपरेंट मतलब कि खुद ऑपरेशन करके सीखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कि आपको एक ना एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, आपके सामने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, आपके सामने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा और आपको सिखाने के लिए मतलब प्रेरित किया जाएगा इसमें, और आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करके। ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी यही चीज होता क्लासिकल है। क्या है सर? क्या चीज? क्लासिकल सर क्या है? क्लासिकल, यस सर। क्लासिकल का मतलब होता है कि पुराना मेथड, सबसे आम मेथड। ठीक है। सबसे पुराना, सबसे आम मेथड, जो सबसे सबसे पहला तरीका था किसी का बिहेवियर परिवर्तन करने का, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। और ऑपरेंट लर्निंग ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई लर्निंग का सिद्धांत नहीं है, बस इसके अंदर ये दो आते हैं, मतलब इनका बेस बताया गया है कि ऑपरेंट तरीके से सिखा सकते हैं और एक क्लासिकल पुराने तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है। एक और है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है।
तो आप समझिएगा इनको ध्यान से। अब देखिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आता है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। इसमें क्या होता है कि आपको एक कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशन पर आपसे प्रतिक्रिया ली जाती है। आपके सामने ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाएगी और आपका ऑटोमेटिक जो बिहेवियर होगा उस पर काम करने लगेगा। आपका जो बॉडी उसी कंडीशन के हिसाब से काम करने लगेगा। जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि हमने कुत्ते को क्या दिया, कुत्ते को हमने एक उसमें बंद कर रखा था एक जगह पे, ठीक है। अब इसके सामने जब भी हम खाना देते थे, लेकिन खाना देने से पहले हम क्या करते थे, घंटी बजाते थे। खाना देने से पहले हम क्या करते थे, घंटी बजाते थे। तो घंटी के बाद खाना मिलता था। इसको हमने कई दफा रिपीट किया। क्या किया, कई दफा रिपीट किया, कई बार ऐसा मतलब करवाया। अब इसके दिमाग में क्या कंडीशन आ गया, इसका दिमाग ये सीख गया कि खाना हमको घंटी बजने पर मिलती है। अब क्या हो गया कि जैसे ही घंटी का सिर्फ आवाज आता था और इसका लार बहना शुरू हो जाता था। समझ में आया? तो जी पहले सर। देखिए आपसे क्या किया गया, आपको एक आर्टिफिशियल चीज दी गई, क्या, घंटी। आपको घंटी कंडीशन दी गई और घंटी ही देकर आपसे क्या ले लिया गया, आपके जो लार बन रहे थे उन्हें आपसे रिस्पॉन्स ले लिए गए, आपका आदत बन गया। जैसे मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, जैसे आप खुद समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने अपने क्लास का समय रखा है 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे। अब आपने क्लास ले रखा है मेरी, तो आप कहीं भी होते होंगे तो आपके दिमाग में समय जरूर जाता होगा 7:30 बजे का। एक बार जरूर आपके दिमाग में टन से आता होगा और घंटी बजती होगी कि 7:30 बज गया, आप चलिए अब सर का क्लास आने वाला है, खोला जाए। तो आप कहीं भी होते होंगे तो 7:30 का जो दिमाग आपके मतलब उसमें रहता होगा, ये आपका बिहेवियर हो चुका है। बार अब ना, अब मेरा क्लास बंद भी हो जाएगा ना, लेकिन 7:30 बजे वाला जो ये समय है, इस पर जरूर आपका दिमाग बार बार काम करेगा। सही बोल रहा हूं? समझ में आ रही बात? यस सर। सर जी सर। सर एक दिन आपने 8 बजे का क्लास कर दिया था, तो हम लोग 7:30 बजे चिल्ला रहे थे कि एकदम ज्वाइन नहीं हो रहा है। एकदम सही बात है। देखिए यही चीज हुआ, मैंने थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया, लेकिन आपका जो बिहेवियर था वो 7:30 बजे पे आपका दिमाग सेट हो चुका है। तो इंसान का भी ऐसे ही दिमाग होता है, हमको कोई चीज एक सेट करा दिया जाता है तो अब हमारा बिहेवियर उसी प्रकार से होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। जैसे मैं एग्जांपल और देता हूं, अब जैसे हमने आपके सामने जैसे कोई भी चीज का स्पेलिंग लिखा, जैसे इन्वायरमेंट की स्पेलिंग लिखी। अब आप किसी को झटके से दिखाते हो ना, आप गलत स्पेलिंग लिख के दिखाओ तो भी वो उसको इन्वायरमेंट ही पड़ेगा, झटके से दिखा लो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, पहले से ही वो चीज इन्वायरमेंट की सही स्पेलिंग सेट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं लिटिल अल्बर्ट। ये लिटिल अल्बर्ट एक थ्योरी है जिसको दिया था जॉन वॉटसन, जेबी वॉटसन ने, और ये जो था कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। देखिए इस थ्योरी का जो ये अनदर नेम है, मैंने अपने बुक में जितने भी अनदर नेम वाली जहां जहां दे रखी है, आप अगर इसको याद कर लेंगे आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अनदर नेम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इनको और किस नाम से जानते हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं, आजकल इस पर बड़ा फोकस किया जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार क्या है, इसका आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है सीआर थ्योरी। सीआर थ्योरी मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। एक हमने कंडीशन दिया, उस कंडीशन पर आप बार बार रिस्पॉन्स कर रहे हो, जिससे हमने आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। सीआर थ्योरी एक होता है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, एक होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। इसी को देखिए, इसी का नाम है कंडीशन रिफ्लेक्स, रिस्पोंडेंट कंडीशन, सीआर थ्योरी और पेबलियन कंडीशनिंग। ये चार नाम इसके हैं, 1 2 3 और 4। तो इनको आप याद रखिएगा, इनके चार नाम इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। ये दिया था इवन पेबलाव ने। पूछा जाता है कि इवन पेबलाव कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे या फिजियोलॉजिस्ट थे, तो रशिया के थे। आगे बात करते हैं लिटिल अल्बर्ट। ये जेबी जॉन वॉटसन ने दिया था, अमेरिका के थे ये साइकोलॉजिस्ट।
इन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्होंने अपना नाम रखा था क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बच्चे को क्या दिया था, एक सफेद चूहा दिया था, और जैसे ही सफेद चूहा बच्चा इसको छूता है, इन्होंने क्या, आपने देखा होगा चूहा क्या करता है कि आप उसको तेजी से पकड़ेंगे ना तो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, और उसका जो मसल्स होता है बहुत ज्यादा वो होता है, गुलगुला टाइप का होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है। तो जैसे ही बच्चा इसको छू रहा था, ये पीछे से घंटी बजा के झन का आवाज निकाल रहे थे। तो अब क्या हो गया, बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जितने भी सफेद चीज होते हैं, जितनी भी वाइट चीजें होती हैं, उनसे आवाजें आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को हमने क्या दिया कि एक कंडीशन लाकर एक कंडीशन पर उसको दिमाग उसका सेट कर दिया। अब बच्चा किसी भी सफेद चीज को देखकर बहुत तेज डरने लगा था। तो इससे हम सिखाए लिटिल अल्बर्ट थ्योरी। नेक्स्ट होता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं। यह ऑपरेंट थ्योरी है, मतलब इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो भी चीजें हम सीख रहे थे वो ऑपरेशन के द्वारा सीख रहे, मतलब खुद ऑपरेट कर रहे थे। इसमें पहले क्या हो, इसको हम कहते हैं SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसमें एक उत्तेजक था। उत्तेजक क्या था, क्योंकि बिल्ली भूखी थी, उत्तेजक क्या था, ये फूड उसके लिए उत्तेजक था। अब इस उत्तेजना को प्राप्त करने के लिए उसने क्या करना शुरू किया, रिस्पॉन्स शुरू किया। रिस्पॉन्स मतलब कि पिंजड़े में ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, अब पिंजरे में भी हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तो एक बार गलती से क्या हो गया कि लीवर पर उसका हाथ पड़ा और पिंजरा खुल गया, वो जाकर मछली को अपना भोजन को कर लिया। इसके बाद फिर साइकेट्रिस्ट ने इसको रखा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, उसने ये देखा कि बार बार ट्रायल करने से जो बिल्ली थी वो अब पिंजरा खोलने में समय कम लेने लगी, उसका समय कम हो गया, वो फटाफट लगी पिंजरा खोलने। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारा जो लर्निंग का रेट है वो बढ़ता जाएगा। एक होता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट मतलब इसको जरूर याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम ब्लाइंड लर्निंग भी कहते हैं, सेल्फ लर्निंग भी कहते हैं, SR थ्योरी भी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया था BF स्किनर ने, इसको हम RS थ्योरी भी कहते हैं। RS मतलब रिस्पॉन्ड एंड स्टिमुलस। इसमें उल्टा चला गया है। इसमें क्या किया गया कि पहले आपसे रिस्पॉन्ड ले लिया गया है और बाद में उसके उसके प्रतिफल के अनुसार आपको खाना मिलेगा। आप रिस्पॉन्स यानी लीवर दबाने पर आपको खाना मिलेगा, पहले आप प्रतिक्रिया करिए फिर आपको उसका फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। इसी को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी मतलब क्या है कि पहले हम उसको मोटिवेट करके या किसी से मतलब काम करवाएंगे, रिस्पॉन्स पहले लेना है और बाद में उसको क्या देना है, प्रतिफल देना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। एक होता है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये कॉग्निटिविज्म के अंदर। अभी ऊपर जितनी थ्योरी आपने पढ़ी थी वो सारे बिहेवियरिज्म के थ्रू थे। किसके थे, बिहेवियरिज्म के थ्रू थे। अब ये सारा कौन सा है, इनसाइट थ्योरी है। इनसाइट थ्योरी क्या कहता है, मतलब इसमें व्यक्ति का खुद का दिमाग लगेगा, मतलब सीखने के लिए वो खुद का दिमाग लगाएगा। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लिया कि मैंने एक चिंपैंजी को क्या किया था, चिंपैंजी को सुल्तान था, इसको एक कमरे में बंद कर दिया, वहां पे केला भी ऊपर टांग दिया और सीढ़ियां भी रखा और कई सारे बक्से भी रखे। तो इसने क्या किया, इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, है ना। पहले सीढ़ी लगाया, सिर्फ सीढ़ी लगा के नहीं चढ़ पा रहा था, फिर ऐसे किया वैसे किया, बार बार अभ्यास करने से अपना जब दिमाग को इसने कंस्ट्रक्ट किया, कागज दिमाग लगाया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, तो ये क्या किया, इसने अपनी भूख को मिटा लिया, केले को इसने खा लिया। तो इसी पर इसको दिया था वोल्फगैंग एम कोहलर ने, कॉफका कोहलर। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर भी कहते हैं। चिंपैंजी पर इन्होंने किया था गेस्टाल्ट थ्योरी, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो जानवर पे कौन कौन सी थ्योरी किस जानवर पे की गई है ये पूछा जाता है। एक होता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, सोशल लर्निंग भी कहते हैं और मॉडलिंग भी कहते हैं, इमिटेशन नकल करके सीखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी।
तो आज जो हमारे लर्निंग की क्लास थी और ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की क्लास थी आज यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का भी